गुड आफ्टरनून। तो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर और टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। शुरुआत हम लोग कर चुके थे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन ऑफ द मोड्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हम चैप्टर जो पढ़ेंगे वो डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। तो कई सारे तरीकों में से एक तरीका है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, वो ये है कि सारी की सारी पार्टियां फ्री हो जाती हैं अपने ऑब्लिगेशंस से। एक ऐसी स्थिति आती है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कि जो जिम्मेदारियां हैं, जो लायबिलिटीज़ है, वो फिनिश हो जाती हैं। मैंने उदाहरण भी दिया था कि हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इस समय परफॉर्मेंस चल रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, अभी मेरी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि मेरी लायबिलिटी ख़त्म। ये थोड़ी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होके रखा गया, अब पूरी ज़िंदगी मैं टेंशन में रहूँगा, पूरी ज़िंदगी मैं एक बर्डन में रहूँगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति, कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति। ठीक है, तो उनमें से एक तरीका है परफॉर्मेंस। और भी तरीके हैं डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन उनमें से एक तरीका है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस भी होती है और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी होती है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को हम बोलते हैं टेंडर। क्लियर है? इफेक्ट ऑफ टेंडर क्या है? अगर गुड्स या सर्विसेज है तो उसका इफेक्ट अलग है, और अगर टेंडर ऑफ मनी है तो उसका इफेक्ट अलग है। गुड्स और सर्विसेज नीड नॉट बी ऑफर्ड अगेन एंड अगेन, लेकिन टेंडर ऑफ मनी वो अगेन एंड अगेन आपको ऑफर करना पड़ेगा। बस उसका इफेक्ट जो होता है कि आप इंटरेस्ट या पेनल्टी के लायबिल नहीं होते हैं। क्लियर? तो उसके रूल्स भी मैंने बताए थे। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक फिनिश किया था। आज एक नया टॉपिक है, ये मैंने सेपरेट रखा हुआ है बिकॉज इन दिस चैप्टर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सबसे जो मुख्य टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है ज्वाइंट लायबिलिटीज एंड ज्वाइंट राइट। रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये टॉपिक है और एक सबसे लास्ट में टॉपिक है। एक तरीके से 80% या 90% इस चैप्टर में यही दो टॉपिक हैं और बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्वाइंट लायबिलिटीज एंड ज्वाइंट राइट। सबसे पहले तो हमें इसका अर्थ समझना पड़ेगा। ज्वाइंट लायबिलिटीज एंड ज्वाइंट राइट्स का मतलब क्या है? एक प्रॉपर्टी है माना, क्योंकि अगर आप ज्वाइंट लायबिलिटी समझ ही नहीं पाए या ज्वाइंट राइट समझ ही नहीं पाए तो भी प्रॉब्लम आएगी। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो तभी लगेगा अगर वो ज्वाइंट लायबिलिटी या ज्वाइंट राइट्स हैं। अगर वो ज्वाइंट है ही नहीं तो लगेगा ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो जो चीज़ है वो ये है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें। लॉ में मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबसे मेन जो चीज़ है जिसमें माइंड अप्लाई होता है वो है आइडेंटिफिकेशन। वो एक अलग बात है कि सीए फाउंडेशन में आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते, यानी कि आपको चीज़ें पहचान में आसानी से आ जाएंगी। अब आप अपने मन में बुदबुदा रहे होंगे, सर हमें तो यही समझ में नहीं आती कि केस पूछना क्या चाह रहा है, क्या नहीं करता। तो ये समझ लीजिए कि ये आइडेंटिफिकेशन नहीं है। जिस दिन आइडेंटिफिकेशन आने लगा तो उसमें एक अलग लेवल पे जाती थी। ये तो चीज़ें दी हुई हैं जो आप परेशान होते हो कि ये भी समझ में नहीं आ रही है कि पूछना ही क्या चाह रहा है। तो ये कमी जो है कि आप लोग रीडिंग हैबिट नहीं है, घर पे जाके उसे पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, वो ये दिक्कत इस वजह से आती है। कॉन्सेप्ट सारे के सारे आपके टिप्स पर नहीं हैं। अगर टिप पर होते तो एकदम आप पहचान सकते थे। मैं उदाहरण पहले भी दे चुका हूँ कि एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, और एक जगह एक पैराग्राफ लिखा हुआ है तो किस जगह कौन सा मीनिंग लिया जाएगा वो आप कब पहचानोगे? वो तभी पहचान पाओगे जब आपको उस वर्ड के सारे मीनिंग पता होंगे। अगर आपको एक वर्ड का मीनिंग ही एक पर्टिकुलर पता है
और आप कहोगे कि हमें तो समझ में आती नहीं है बात ये कि कहाँ पर कौन सा मीनिंग यूज होगा, तो वो कहाँ गलती हो रही है? वो यही है गलती, क्योंकि आपको उस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग नहीं पता है, तो आप अपनी तरफ से माइंड नहीं लगा पाओगे। तो अगर आपको टिप पर सारे कॉन्सेप्ट पता हैं तो केस समझना आसान होता है। अगर टिप पर कॉन्सेप्ट नहीं पता है आपको, तो जो पता है पर आप बार बार वहीं से लिंक करोगे। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए। आप इंस्टीट्यूट से लेकर अपने घर तक जाते हैं, कई सारे होर्डिंग लगे हुए रहते हैं। आप कभी ध्यान दीजिएगा, आप अगर कहीं सीए का दिख जाएगा आपको, तो एकदम शायद आप कैच कर लो क्योंकि आप सीए कर रहे हो, या एक उदाहरण के तौर पर जहाँ जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है, लेकिन बाकी तो नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है ही नहीं है। यही हमारे साथ होता है। हमें कहीं कॉमर्स से रिलेटेड कोई होर्डिंग है, एकदम हम देखना भी नहीं चाह रहे, हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, हम ऐसी बाइक से जा रहे हैं, हम ऐसी पैदल जा रहे हैं, एकदम क्लिक कर जाएगा। लेकिन साइंस साइड के, नीट के, डॉक्टरी के लगे हुए होंगे, हमें आसानी से नहीं दिखेंगे। हम ध्यान लगाएंगे तो दिखेंगे, ऑटोमेटिकली नहीं दिखते। कभी इस बात को, इस साइकोलॉजी को महसूस करने की कोशिश करना। जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है तो वहाँ ऑटोमेटिक नजर जाती है, और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है या जिस चीज़ से आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वहाँ स्पेशली आप फोकस करेंगे तो ही दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। समझ आ रही है बात? तो खैर, एक प्लॉट है, इसमें ए के नाम आदि रजिस्ट्री है और ये वाइफ के नाम रजिस्ट्री है। ये ज्वाइंट आप कहेंगे या नहीं कहेंगे? ज्वाइंट बोलेंगे नहीं? जो बोलेंगे, एक प्लॉट है, उसमें आधी ए के नाम रजिस्ट्री है और आधी उसकी पत्नी के नाम रजिस्ट्री है। ज्वाइंट है या नहीं है? लायबिलिटी और राइट को छोड़ दीजिए। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पहले तो ये पहचानवाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ज्वाइंट समझें, ये ज्वाइंट है या नहीं है। अनन्या, खुशबू, क्यों नहीं है ज्वाइंट? इनका अलग अलग अस्तित्व है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, ये ज्वाइंट नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इस हिस्से का ओनर ए है और इस हिस्से की ओनर ए की पत्नी है। ज्वाइंट तब होता है जब ए की प्लॉट दोनों के नाम से रजिस्टर्ड हो, लेकिन ये ना पता हो कि कौन सा हिस्सा ए का है, कौन सा हिस्सा ए की वाइफ का है। ये आपको पता ही नहीं है। वो आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट करें, किस तरीके से अरेंजमेंट करें, 50-50% है, 60-40 है, 30-70 है, हमें नहीं मालूम। हमें तो पता है ये प्लॉट की रजिस्ट्री 2 लोगों के नाम है, 2 या 3 लोगों के नाम है, लेकिन उनका आपस में रेशियो कैसे डिसाइडेड है वो नहीं पता, ना ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति को क्या कहा जाता है? ज्वाइंट लायबिलिटी या ज्वाइंट राइट्स। बात समझ आ रही है आपके? व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो सबसे पहली तो स्थिति है कि आप ज्वाइंट को समझें। अब बात आती है ज्वाइंट लायबिलिटीज की। इन इंडिया ज्वाइंट लायबिलिटीज आर ज्वाइंट एंड सेवरल। इन इंडिया ज्वाइंट लायबिलिटीज आर ज्वाइंट एंड सेवरल। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की लायबिलिटी ज्वाइंट हैं, एक की लायबिलिटी होंगी तो दूसरे का राइट होगा। तो वो जो लायबिलिटीज है इन इंडिया, वो ज्वाइंटली भी आप जिम्मेदार हैं और अलग अलग भी पूरे अमाउंट के लिए जिम्मेदार हैं। ये कॉन्सेप्ट वाली चीज है, लॉजिक वाली चीज नहीं है। लॉजिक तो ये कहता है कि यार
सेवरल हम पूरे अमाउंट के लिए क्यों जिम्मेदार होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक्स को, वाई को, जेड को 90,000 उधार दिए। 90,000 ईच नहीं, 90,000 इन टोटल उधार दिए। एरो मैंने लगा दिया इधर, तो ए से एक्स वाई जेड को उधार गया है। यानी कि ज्वाइंट कब होगा, जब तीनों लोग जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है, ऑल्दो एक्स वाई जेड में 90,000 रुपये बटे होंगे कि हम 30,000 रुपये बांटे हैं, हम 50, 40, 10 बांटे हैं, ये चीज़ एक्स वाई जेड को पता है। ए ने तो कहा कि मेरे लिए तो तुम तीनों जिम्मेदार हो, मतलब मैं तीनों के ऊपर विश्वास करके 90,000 रुपये दे रहा हूं, ज्वाइंटली जिम्मेदार हूं। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि ए कैन रिकवर इक्वल फ्रॉम ए बी सॉरी एक्स वाई जेड। ए के पास ये भी पावर है कि वो फुल अमाउंट एक्स से रिकवर करना चाहे तो एक्स से रिकवर कर ले। ए पूरे 90,000 रुपये एक्स से भी रिकवर कर सकता है, पूरे वाई से भी रिकवर कर सकता है, जेड से भी रिकवर कर सकता है। ये ए की चॉइस है कि ये कहाँ से 90,000 रुपये रिकवर करे, या 30,000 रुपये, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये एक्स वाई जेड से रिकवर कर ले, या कोई और अनुपात लगाना चाहे वो रिकवर कर ले। ये फुल ए की चॉइस है। अच्छा, इसमें ये बताइए कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर कौन होगा, प्रोमिसी कौन होगा? क्योंकि जो लैंग्वेज आएगी उसमें प्रोमिसर और प्रोमिसी इस तरह के वर्ड आएंगे, और आपको यही ना पता हो कि प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसी कौन है, तो एग्जाम्पल को समझेंगे कैसे? प्रोमिस एक्स वाई जेड प्रोमिसर, वेरी गुड। मतलब आप में तो हो सकता है बहुत सारे नहीं पहचान पा रहे हो, अगर पहचान पा रहे हैं तो अच्छी बात है। पहचानना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है लोग पहचान ही नहीं पाते, और इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ। प्रोमिसर जहाँ लायबिलिटीज हो, प्रोमिसी जिसके राइट हो। तो क्योंकि ए उधार दे चुका है तो लायबिलिटीज किसकी है? बोरो करने वाले की, एक्स वाई जेड की, और ए का तो राइट है। बस ऐसे पहचानना है आपको, जिसका राइट्स है वो प्रोमिसर, जिसकी लायबिलिटीज है वो प्रोमिसी, जिसकी लायबिलिटीज है वो प्रोमिसी, नहीं सॉरी, जिसकी लायबिलिटीज है वो प्रोमिसर, जिसकी लायबिलिटीज है यानी कि एक्स वाई जेड प्रोमिसर है, इनकी लायबिलिटीज है, और जिसका राइट्स होगा वो प्रोमिसी। क्लियर है? देखिएगा, ज्वाइंट लायबिलिटीज एंड ज्वाइंट राइट्स, द रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसेस लायबिलिटीज आर एज फॉलोज। ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटीज ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर, ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटीज ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर, मतलब इसलिए मैंने क्लियर किया कि आप ये पहचाने प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है। वेयर टू और मोर पर्सन मेक्स ए ज्वाइंट प्रोमिस, द प्रोमिसी में, प्रोमिसी का मतलब क्या है यहां पर मेरे एग्जाम्पल में ए, द प्रोमिसी में इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी कंपेल एनी वन और मोर ऑफ सच ज्वाइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रोमिस। ए बी सी ज्वाइंटली प्रोमिस टू पे डी 3,000, डी में कंपेल ईदर ए और सी टू पे हिम रुपीज 3,000। डी में कंपेल आइदर ए और सी, और आप क्या लिख सकते हैं, और बी भी लिख सकते हैं। कभी आप समझें कि ए और सी ही क्यों लिखा हुआ है। डी किसी को भी कंपेल कर सकता है पूरे 3,000 रुपये देने के लिए, या वो ऐसा भी कर सकता है कि ए बी सी से 1,000 रुपये ले, या वो ऐसा भी कर सकता है सी से ना ही ले, ए से 2,000 रुपये ले, बी से 1,000 रुपये ले, सी से बिल्कुल नहीं ले, ए और बी से 1,500 रुपये ले। ये रूल है इंडिया में, कैसा भी कर सकता है वो।
इसलिए मैंने शुरुआत क्या करी थी कि ये लॉजिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल ही। लॉजिकल क्या होता है? जो आपके मन से निकलता है, सही क्या है गलत क्या है। हमारे मन से क्या निकलती है? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, आपके ओपिनियन के हिसाब से, तो हम उसे मान लेते हैं लॉजिकल। कॉन्सेप्चुअली जिन लोगों ने लॉ मेकर्स ने बनाया, उन्होंने क्या सोच के बनाया। और ऐसा नहीं है जो आपको गलत लग रहा है कि वो गलत है, भी नीचे धीरे धीरे करके आपको चीजें और एक्सप्लेन होंगी। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो बताओ मन। कुणाल, दो बार पूछ लीजिए मेरे से। तो अगर दो या दो से अधिक लोगों ने ज्वाइंट प्रॉमिस किया है, तो प्रॉमिसी के पास ये ऑप्शन है कि वो किसी एक को या मोर देन वन को पूरे अमाउंट देने के लिए कंपेल कर सकता है। मतलब ये तो लॉजिकल है ही है कि वो तीनों से मांगे। रूल क्या है कि उसके पास ऑप्शन है कि वो उनमें से एक को भी चुन सकता है या एक से ज़्यादा को चुन सकता है। सबको ना भी चुनना चाहे वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबको चुनेगा ये तो आपको वैसे भी मालूम है, ये तो लॉजिकल है। लेकिन रूल क्या है कि वो किसी एक को या एक से ज़्यादा लोगों को चुन सकता है। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी यानी कि इसके विरुद्ध कोई एग्रीमेंट ना हो। यदि सिंपल यही एग्रीमेंट हुआ है कि ए ने XYZ को ज्वाइंटली पेमेंट 90,000 रुपये का किया, मेरे ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर ABC ने ज्वाइंटली प्रॉमिस किया D को 3,000 रुपये देने का, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। लेकिन अगर ABC और D के बीच में इसके अलावा कोई एग्रीमेंट हो जाए, यानी कि ABC एक्सप्रेसली D से बोल दें कि आप हमसे 1,000 रुपये रिकवर करोगे, तो फिर ये रूल काम नहीं करेंगे। फिर वो रूल काम करेगा जो आप स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट कॉन्ट्रेरी का मतलब है कि ये रूल तब है जब तक कि इसके विरुद्ध में कोई और स्पेसिफिकली मेंशन ना हो चीज। समझ आ रही है बात आपकी? कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, बता दीजिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो बता दीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। पहला रूल समझ में आ गया? अमूल्य, बिल्कुल मेरे सामने देख के बात करना। समझ में आ गया? अब बताओ क्या कहना चाह रहे हैं। इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश में ही तो लिखोगे आप। बोलो, सामने नहीं देखना, बिल्कुल मेरे सामने देखें। अब मैं क्या रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, आप यहां से तो समझ के चले जाते हैं, फिर बाद में लगता है कुछ भी नहीं आ रहा। जो चीज समझ रहे हैं उसे भी नहीं लिख पाते हम लोग। दिक्कत तो ये है। ये सभी की दिक्कत है इन जनरल। जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी उसे दिक्कत आनी ही नहीं है। अरे ऐसा भी नहीं है कि सर पहले मैं याद करूंगी तब मैं बता पाऊंगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया, इसे आपको अपने भाषा में एक्सप्लेन ही तो करना था। तो प्रैक्टिस इसकी भी करनी है आपको। मैं आपको गलतियां रियलाइज करा रहा हूं। कई सारे वीक पॉइंट होते हैं हमारे और हम उनके ऊपर वर्क नहीं करते हैं, और ये पता नहीं सीए कोर्स के अंदर ही कमी है। हम टाइम मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस नहीं करते। कभी देखा नहीं होगा सीए बच्चे को कि वो इस चीज़ की कोशिश कर रहा है 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में ख़त्म हो। हमारे मुकाबले बैंकिंग एसएससी का पेपर तो कुछ भी नहीं होता, वहाँ के बच्चों से पूछिए। कई बार वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करने में लगे होते हैं कि फास्ट कैसे करें। हमारा स्टूडेंट बाद में कहेगा पेपर बड़ा लेंथी था, पूरा नहीं हो पाया। अब जाके पता लगा, पूछिएगा किसी पुराने बच्चे से
तो कई सारे बच्चे ये शिकायत करते हुए मिलेंगे कि पेपर लेंदी था। वो इसी बार नहीं था, वो होता ही है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है उतना तेज लिखने की, इसलिए लेंदी लग रहा है। तो प्रैक्टिस यहां पे भी तो होनी चाहिए। खाली कॉन्सेप्ट करेगा क्या? मैं रियलाइज कराने की बस कोशिश कर रहा हूं आपको कि कई सारे एरिया पे वर्क करने हैं हमें। कॉन्सेप्ट एक एरिया है कि आपको चीज़ें समझ आई नहीं आई, फिर आप उस कॉन्सेप्ट को क्या लिख पाते हैं वो एक अलग मुद्दा बनता है। फिर आप लिख भी पाते हैं तो क्या आप 3 घंटे में जितना होना चाहिए उतना लिख पाते हैं, या 3 घंटे के लिए 6 घंटे चाहिए आपको लिखने में। तो जब तक सबका कॉम्बिनेशन नहीं होगा, जब तक क्रैक नहीं हो पाएगा। सब चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। समझ आ रही है बात आपसे? चलिए, राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। पहला पार्ट हो गया कि जो ज्वाइंट प्रोमिसी में कंपेल ऑल ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर योर एनी ऑफ देम, पहला हो गया। अब सेकंड रूल है राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। ये किसके लिए बात कर रहे हैं? राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन ये बात कर रहे हैं प्रोमिसर के लिए। अगर प्रोमिसी ने किसी एक व्यक्ति को कंपेल किया, प्रोमिसी ने किसी एक ज्वाइंट प्रोमिसर को कंपेल किया, तो जिसको कंपेल किया ही और सी हैज ए राइट, ही और सी हैज ए राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर ज्वाइंट प्रोमिसर और प्रोमिसर्स। तो जो आपका लॉजिकली बैठ नहीं रहा था कि सर ये तो गलत है कि एक ही आदमी से मांग रहा है, तो जिससे मांग रहा है उसे तो देने पड़ेंगे। आप उससे तो ये नहीं कह सकते प्रोमिसी से कि भाई मेरा हिस्सा में से ले जा, बाकी का हिस्सा बाकी दे दे, तो उसका राइट है। मैनी टाइम क्या होता है कि अमूल्या है, आरजू है, अनन्या है, हमें लग रहा है कि जब मैं मांगने जाऊंगा तो बाकी लोग तो बेशरम है, लेकिन अमूल्या सहम जाएगी, 2-4 बातें सुनाऊंगा तो पैसे निकाल देगी। तो मेरे लिए तो सॉफ्ट टारगेट इन तीनों में कौन है? अमूल्या है। बोल दो मुझे तो मेरे पैसे चाहिए थे, तीनों दे देते तो कोई अच्छी बात नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे पता है कि यार बाकी से तो पता नहीं, अमूल्या निकाल के दे दी मुझे, वो नहीं सुन सकती 2-4 बातें, तो मेरे तो पैसे मिल गए। अमूल्या ये मुझे कानूनन नहीं गिना सकती कि जी अनन्या से और आजू से भी पेमेंट मांगी आप। हाँ, लेकिन अमूल्या का राइट ये है कि वो अनन्या और आजू से क्लेम कर सकती है। ये सेकंड रूल है, राइट टू क्लेम कंट्रीब्यूशन। ईच ऑफ 2 or more joint promisers may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract. Each of 2 or more joint promisers may compel every other joint promisers to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary intention appears from the contract. एक तीसरी सिचुएशन क्या आ सकती है इसमें? शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। अमूल्या मेरे लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट थी, अमूल्या से मैंने पूरा रिकवर कर लिया, मैं तो शांत। अब अमूल्या को इनसे रिकवर करना है। अब अमूल्या ने अनन्या से कहा, अनन्या ने पैसे दे दिए लेकिन आरजू ने नहीं दिए, तो नुकसान हो गया। तो अमूल्या अनन्या से कहेगी कि जी उसका नुकसान हो गया, तो अनन्या अमूल्या से ये नहीं कह सकती कि जी मैंने तो अपना हिस्सा दे दिया ना, जो नुकसान हुआ है वो आधा आधा दोनों भी करेंगे। कुल मिला के इसमें जो शर्मदार व्यक्ति है वो मारा जा रहा है। जो बेशरम है, जायदाद क्या करोगे आप? मुकदमा ही कर सकते हो उसके ऊपर। मुकदमा करके तो ठीक है, मुकदमा तो आरजू के ऊपर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मुकदमा नहीं हो सकता है, लेकिन मुकदमा करके कितने डिस्प्यूट सुलझते हैं? ज़्यादातर तो डिस्प्यूट आपकी आपस की बातचीत में सुलझते हैं।
कौन इंतजार करेगा कब डिसीजन होगा? क्या हुआ? तो शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, if any one of two or more joint promisor makes default in such contribution, the remaining joint promisor must bear the loss arising from such default in equal share. क्लियर है बात? ये कोई डाउट हो बताइए। कुछ केस स्टडी मैंने अलग से भी तैयार की हैं इस बात को समझाने के लिए, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर हैं जी। A, B, C jointly promised to pay $6,000 to D। तो ज्वाइंट प्रोमिसर कौन हो गए? A, B, C। प्रोमिसी कौन हो गया? हियर A, B, C मस्ट ज्वाइंटली परफॉर्म द प्रोमिस। नॉर्मल रूल तो यही है कि A, B, C को ज्वाइंटली परफॉर्म करनी है प्रोमिस, यानी कि 6,000 रुपये इकट्ठा करके डी को देने हैं। इफ A dies before performance, then his legal representative must jointly with B and C perform the promise। अगर A की डेथ हो जाती है तो A का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो B और C को मिला के 6,000 रुपये D को देने, एंड सो ऑन। एंड इफ ऑल द 3 A, B, C die before performance, then legal representative of all must jointly perform the promise। तो ये तो बड़ा सिंपल सी बात हो गई। सेकेंड चीज, A, B, C jointly promised to pay $15,000 to D and filed a suit against A, यानी कि डी ने सिर्फ ए के खिलाफ मुकदमा किया, एंड ओनली एंड ऑब्टेन ए जजमेंट डिक्री फ्रॉम द कोर्ट। यानी कि डी ने सिर्फ ए के खिलाफ मुकदमा किया और डिक्री का मतलब कोर्ट का ऑर्डर प्राप्त कर लिया कि 15,000 रुपये जो ए है वो डी को देगा। ए कोर्ट में खड़े होकर ये भी नहीं कह सकता जी मैं तो 5,000 रुपये के लिए जिम्मेदार हूं। आप बी और सी से भी तो कहिए। ये चॉइस डी की है कि वो किसके ऊपर प्रेशर डालता है, पूरी चॉइस डी की है। समझ में आ गई बात? डी के लिए सॉफ्ट टारगेट ए है। डी को लगा कि ए से आराम से रिकवर हो जाएगा, तो उसने ए के खिलाफ मुकदमा कर दिया और डिक्री भी आ गई। ए को देना भी पड़ेगा, बट ओनली $10,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम ए। इसमें क्या है कि डी के खिलाफ मुकदमा किया, 15,000 नहीं दे पाया डी, केवल 10,000 दे दिए, अभी भी $5,000 बचे हुए हैं। तो डी की तो चॉइस है from A, as he had no other asset or money to satisfy the judgment in this case, D can subsequently file a suit against B or C or both of them for the recovery of the balance of $5,000। ऐसा भी कर सकता है डी। चाहता तो था वो ए से पूरा $15,000 रिकवर करना, मुकदमा भी इसीलिए करा उसने, लेकिन डी के पास है ही नहीं कुछ, $10,000 के अलावा है ही नहीं। तो डी से ए से तो रिकवर हो गए $10,000, तो डी के पास चॉइस है कि बी और सी से वो $5,000 रिकवर कर सकता है। अलग तीसरा केस, ए, बी, सी ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे $12,000 टू डी। ए वाज कंपेल्ड टू पे, ए वाज कंपेल्ड यानी कि डी ने ए को कंपेल किया टू पे द एंटायर सम ऑफ 12,000। तो इसका मतलब ए ने पूरे 12,000 दे दिए। अब ए बी ओ सी से चाह रहा होगा, बट बी वाज इंसॉल्वेंट एंड हिज एसेट वाज सफिशिएंट टू पे ओनली 1/2 ऑफ हिज शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। वैसे बी का कितना बैठता है 4,000, लेकिन दे कितना पाया वो 2,000। तो अब ए ने तो पूरे 12,000 दे दिए, 2,000 मिल गए कहां से? वैसे तो देखा जाए सबका 4,000 4,000 4,000 बैठता है। देने तो ऐसे चाहिए थे, ए को भी, बी को भी, सी को भी, लेकिन ए ने पूरे 12,000 रुपये पहले डी को दे दिए। अब वो बी और सी से चाह रहा है 4,000 रुपये लेना, यही तो मतलब हुआ। लेकिन बी से केवल कितने मिल पाए 2,000। तो सी ये नहीं कह सकता जी बस मेरे से तो आप 4,000 रुपये ले लो। ये जो 2,000 का नुकसान है, 1,000 जाएगा ए के हाथ में और 1,000 जाएगा सी के हाथ में, यानी कि ए सी से अब कितने ले सकता है 5,000 रुपये ले सकता है। इन दिस केस ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव $2,000 फ्रॉम बी एस्टेट एंड 5,000 फ्रॉम सी। 5,000 समझ में आ गया? Here due to B's insolvency, the total loss of $2,000 because $2,000 have been realized from B's estate. The loss of $2,000 is
to be shared by A and C equally, and thus C become liable to pay 5,000 instead of $4,000. तो ये सारी सिचुएशन चलती रहती है। बात समझ आ गई? कोई डाउट हो बता दीजिए। कोई भी डाउट हो बता दीजिए। कोई भी डाउट हो बता दीजिए। और लास्ट रूल, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर। देखिए ऊपर क्या एग्जाम्पल हमने लिया था, सॉरी, A is the joint promisee, XYZ is the joint promiser. A is the promisee, XYZ is the joint promiser. कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर उसकी लैंग्वेज हम देखेंगे। A अगर किसी को रिलीज कर दे, मतलब प्रोमिसी अगर किसी प्रोमिसर को रिलीज कर दे, रिलीज करने का मतलब है मैं तुमसे तो मांगता नहीं हूं। ऑप्शन है उसके पास, एक क्या, एक को छोड़कर बाकी को भी रिलीज कर सकता है। वो चाहता है एक्स से मांगू वाई जेड रिलीज, या वो चाहता है कि एक्स वाई से मांगू जेड रिलीज, कुछ भी कर सकता है वो। अगर प्रोमिसी ने किसी ज्वाइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पर माना मैं ऐसे कह रहा हूं रिलीज हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिलीज हो गए, यानी कि ए वाई जेड से मांग सकता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो रिलीज हुआ है वो इनसे रिलीज हो गया, यानी वाई जेड ए का पेमेंट देने के बाद एक्स से मांग सकते हैं। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई, लेकिन इसे जब लिखोगे तो लिख नहीं पाओगे, कुछ चीजें ऐसी है। समझ में तो आ गई? दिक्कत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में खास तौर से अगर सब्जेक्टिव पेपर आ जाए तो है ही लैंग्वेज की। मैं बार बार रिलाइज कराने की बस कोशिश कर रहा हूं, मैं रिलाइज करा रहा हूं, इसलिए आपको महसूस हो भी रही होगी। अगर रिलाइज ना कराऊं तो महसूस भी नहीं होगी, बस आपको तो ये है कि समझ में आना चाहिए। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर वेयर टू और मोर पर्सन have made a joint promise, a release of one of such joint promiser by the promisee does not discharge the other joint promiser or joint promisers. Neither does it free the joint promiser so released from the responsibility to the other joint promiser or joint promisers. जो मैंने समझाया वो ये लैंग्वेज है इसकी। Where two or more person have made a joint promise, X, Y, Z have made a joint promise, a release of one of such joint promiser, यानी कि X को रिलीज कर दिया माना by the promisee A ने, does not discharge the other joint promiser or promisers, तो X को डिस्चार्ज करने का मतलब ये नहीं कि Y, Z डिस्चार्ज हो गए। Neither does it free the joint promiser so released, यानी कि X डिस्चार्ज हो गया था, इसका मतलब ये भी नहीं कि जो एक्स है वो रिलीज हो गया फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर ज्वाइंट प्रोमिसर या ज्वाइंट प्रोमिसर, कि जो एक्स रिलीज हुआ है वो वाई जेड से भी रिलीज हो गया। वाई जेड ए का पेमेंट देने के बाद एक्स से उसका हिस्सा डिमांड कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं लोग। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लैंग्वेज की, बार बार लिख के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में आप बोल दोगे इसी चीज की इंग्लिश करना, जबकि सब सीबीएसई से हो। तो कुछ जगह दिक्कत ज्यादा आती है, ऐसा नहीं है कि सब जगह, मतलब इस वाली लैंग्वेज में पर्टिकुलर दिक्कत ज्यादा है।
इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इस पूरे चैप्टर के अंदर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो टॉपिक बहुत मेन है, एक ये वाला और एक और है जो लास्ट में आएगा। इसके 90% क्वेश्चन तो इन दो टॉपिक से ही आते हैं। ये दो टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि हर दूसरे टाइम में एक ना एक क्वेश्चन आइदर ये या वो वाला टॉपिक में से आपको मिल ही जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन। रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट राइट, देखिएगा रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट राइट, जो मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, एक प्लॉट है, वो ए और ए की वाइफ के नाम रजिस्टर्ड है। अगर शेयर खुले हुए हैं, हिस्से खुले हुए हैं, जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, तो वो तो ज्वाइंट का केस है ही नहीं, वो तो ज्वाइंट का केस है ही नहीं। बस रजिस्ट्री है, ये नहीं पता किसके नाम कितनी है, वो आपस में इंटरनली पता होता है, बस सरकार को नहीं पता होता, डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी जाती। अगर डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है वो ज्वाइंट नहीं है, समझ लीजिए आप। ज्वाइंट तभी है जब डॉक्यूमेंट में खुली हुई नहीं है, वो आपकी अपने इंटरनल सेटिंग है कि कितना ए या कितना ए की वाइफ के नाम। अच्छा ये बताइए, वो राइट का केस है, लायबिलिटी का केस है? एक प्लॉट दो लोगों के नाम रजिस्टर्ड है, पहले तो यही पहचानना पड़ेगा राइट है लायबिलिटी है, क्योंकि ज्वाइंट राइट के लिए रूल अलग है, ज्वाइंट लायबिलिटी के लिए रूल अलग है इंडिया में। राइट का केस है, एक बैंक अकाउंट दो लोगों के नाम खुला हुआ है, राइट का केस है, लायबिलिटी का केस है? एक बैंक अकाउंट दो लोगों के नाम खुला हुआ है, लायबिलिटी है ज्वाइंट या राइट है ज्वाइंट? इतना आसान सी चीज नहीं समझ पा रहे अनन्या? एक बैंक अकाउंट दो लोगों के नाम खुला हुआ है, एक बैंक अकाउंट आपके पापा और आपकी मम्मी के नाम खुला हुआ है, राइट भी होगा लायबिलिटी भी होगी। ज्वाइंट अकाउंट हो गया तो राइट का केस है, लायबिलिटी का केस है? राइट का केस है, लायबिलिटी का केस है? पैसे देने थोड़ी हैं आपको, विड्रॉ ही तो करोगे आप। कोई लीगल लायबिलिटी थोड़ी है भाई। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा, इंडिया में जो ज्वाइंट राइट्स हैं वो ओनली ज्वाइंट हैं, सेवरल नहीं है। जैसे ज्वाइंट लायबिलिटी थी इंडिया में, वो ज्वाइंट भी हैं सेवरल भी हैं, यानी कि संयुक्त सब लोग जिम्मेदार हैं और अलग अलग व्यक्ति भी पूरे अमाउंट के लिए जिम्मेदार है। ज्वाइंट एंड सेवरल का मतलब ये है, सेवरल का मतलब अलग अलग भी जिम्मेदार है, लेकिन ज्वाइंट राइट्स इंडिया में ज्वाइंट हैं, सेवरल नहीं है। याद रखने के लिए, एक प्लॉट है, मेरी वाइफ के नाम रजिस्टर्ड है, क्या अकेला मैं बेच सकता हूं उसे? दोनों लोगों के सिग्नेचर होना जरूरी होते हैं, क्योंकि इंडिया में राइट्स ओनली ज्वाइंट है, सेवरल नहीं है। लायबिलिटी ज्वाइंट भी हैं और सेवरल भी हैं। When a person had made a promise to two or more persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them jointly. Joint and several नहीं। क्लियर हो गई बात? ये क्वेश्चन देखिएगा, जुलाई 2021 में क्वेश्चन आया हुआ एक, एक्स वाई एंड जेड ज्वाइंटली बोरोड 90,000 फ्रॉम एल। तो एक्स वाई जेड कौन हो गए ज्वाइंट प्रोमिसर? एल प्रोमिसी। डिसाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वेदर एल कैन कंपेल ओनली वाई टू पे द एंटायर लोन ऑफ 90,000। यस, मतलब आंसर आपको मालूम है, अब लिखना कैसे वो नीचे दिया हुआ है। सेकंड, वेदर एल कैन कंपेल ओनली द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वाई
to pay the loan of 90,000 if X, Y and Z died. तीनों की डेथ हो गई, तो क्या L जो है सिर्फ और सिर्फ L मतलब किसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा है? Y के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। अब आप देखिए लो क्या कहता है, यहां पर एक चीज मैं अपनी तरफ से बता दूं कि जब तक जिंदा हैं लोग, जब तक तो लो ये कहता है कि ज्वाइंट एंड सेवरल है। अब जो है नया, बिल्कुल नया सिचुएशन आ गया इसमें, मर गए तीनों के तीनों लोग, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली जिम्मेदार होते हैं, ज्वाइंट एंड सेवरल जिम्मेदार नहीं होते। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या जिम्मेदार होते हैं? ज्वाइंटली जिम्मेदार होते हैं, सेवरली जिम्मेदार नहीं होते। सेकंड क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं, उसका पूरा आंसर भी पढ़ूंगा मैं। वेदर एल कैन कंपेल ओनली द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वाई टू पे द लोन ऑफ 90,000 इफ एक्स, वाई एंड जेड डाइड। मैंने थ्योरी में दोबारा से क्यों गया था मैं, कि मैंने ये वाली बात मेन कॉन्सेप्ट में भी लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, तो वहां नहीं दिखी मुझे, तो मैंने इसलिए अपनी तरफ से समझा दिया आपको। अब आंसर भी पढ़ रहा हूं। अब देखिए छोटा सा टॉपिक है, उसी के अंदर केस निकलते चले जाते हैं, एक नई तरह का केस आ गया। आंसर देखिएगा, एट पर सेक्शन 42 व्हेन टू और मोर पर्सन हैव मेड ए जॉइंट प्रॉमिस then unless a contrary intention appear by the contract, all such person during their joint lives and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of last survivor, the representative of all jointly must fulfill the promise. यानी कि डेथ के केस में चेंज है थोड़ा सा नियम। अब वो क्या चेंज है कि रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली जिम्मेदार हैं, अलग से जिम्मेदार नहीं है। तो इन द इंस्टेंट केस इफ एक्स, वाई एंड जेड डाइड, देन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल एक्स, वाई एंड जेड शैल बी लायबल टू पे द लोन ज्वाइंटली। एल कैन नॉट कंपेल ओनली द लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाई टू पे द लोन ऑफ 90,000। एल ये काम नहीं कर सकता कि केवल वो वाई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही पेमेंट करने के लिए गया। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कभी भी सेवरली जिम्मेदार नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ओनली ज्वाइंटली लायबल है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए अच्छी तरीके से। उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बल्कि एक स्टेप आगे पूछ रहा है कि वो चाह रहा है कि केवल वाई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही मैं कहूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो जिम्मेदार बनाना पड़ेगा उसे। क्लियर है बात ये? कोई भी डाउट हो बता दीजिए, कोई भी जरा सी भी डाउट हो बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन था ये। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? Whether Y and Z are released from their liability to L, whether Y and Z are released from their liability to L, and X is released from its liability to Y and Z for contribution if L releases X from the liability and sue Y and Z for payment. कुछ समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? खुशबू बताओ क्या? चलो खुशबू से बाद में पूछेंगे। अनन्या बताओ कुछ समझ में आया नहीं आया? मेरे समझ में नहीं आया। एक्चुअली क्या है, पहली बार में रीडिंग में एकदम ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा। उसका कारण क्या है कि इन्होंने ड्राफ्टिंग ऐसी कर दी, अगर आप पहली लाइन से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसके जो लास्ट वाली लाइन है वो पहले पढ़नी पड़ेगी, तब जाके समझ में आए क्या कहना चाह रहे हैं। इफ एल रिलीजेड एक्ट फ्रॉम इट लायबिलिटी एंड sue Y and Z फॉर पेमेंट, अगर एल एक्ट को रिलीज कर दे और केवल वाई और जेड को पेमेंट के लिए कहे, तो वेदर वाई एंड जेड आर रिलीज फ्रॉम दी लायबिलिटी टू एल,
यानी कि अगर एल एक्स को रिलीज कर दे और वाई जेड को पेमेंट करने के लिए कहे, तो क्या इसका मतलब है कि वाई जेड भी रिलीज हो गए? पढ़ाया था ना लास्ट वाला पार्ट कि अगर वो एक प्रोमिसर को रिलीज करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी रिलीज हो गए। एंड एक्स इज रिलीज फ्रॉम दिस लायबिलिटी टू वाई एंड जेड फॉर कंट्रीब्यूशन। और क्या एक्स रिलीज हो गया वाई और जेड के लिए भी अपने कंट्रीब्यूशन से? तो बेसिकली इसमें ये चीज पहले पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ये पढ़ोगे तो समझ में नहीं आया कहना क्या चाह रहे हैं। वेदर वाई एंड जेड आर रिलीज फ्रॉम दियर लायबिलिटी टू एल। ये क्वेश्चन ही क्यों जन्म लिया? ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ कमी है इसमें? क्वेश्चन चल रहा है ऊपर, अब फिर ये थर्ड पार्टी पूछ रहे हैं कि क्या वाई जेड एल से रिलीज हो गए। मतलब ये क्वेश्चन आया ही क्यों? तो ये क्वेश्चन इसलिए आया कि लास्ट वाला पार्ट पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि अगर एल एक्स को रिलीज कर दे तो क्या इसका मतलब है कि वाई और जेड भी रिलीज हो गए। तब बात समझ में आएगी कि क्यों कहना चाह रहे हैं। इसमें बच्चा कहां धोखा खाएगा? मैं हर पॉइंट को आपको फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें लैंग्वेज में मार्क्स खाएगा। कई बार कॉन्सेप्ट आता होगा लेकिन उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आने का। अगर यही लाइन लास्ट वाली लाइन पहले लिखी भी होती और ये बाद में जुड़ा हुआ होता तो कंपेरेटिवली यही क्वेश्चन इजी हो जाता। तो खाली आंसर आपको आता है, इससे नहीं कुछ भी होना काम। क्लियर है चीजें? वो भी मैं बात करता हूं। थर्ड वाला समझ में आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं था जब मैं थर्ड समझा रहा था तो आपका फोकस सेकंड पेज बार बार जा रहा हूं। एल जो है तीनों से इकट्ठा कहेगा। तीनों से इकट्ठा जब भी कहेगा तो नॉर्मली इक्वली की ही बात होती है। वो एक अलग बात है कि वो आपस में क्या करके दें, लेकिन वो किसी एक से नहीं कह सकता। ठीक है, इसका आंसर पढ़ लोगे। दिसंबर 21 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए बी सी एंड डी आर 4 पार्टनर इन ए फर्म। दे ज्वाइंटली प्रोमिस टू पे 6 लाख टू एफ। तो ज्वाइंट प्रोमिसर कौन हो गए? ए बी सी डी। एफ हो गया प्रोमिसी। बी एंड सी हैव बिकम इंसॉल्वेंट। बी और सी इंसॉल्वेंट हो गए। बी वाज अनेबल टू पे द एनी अमाउंट एंड सी कुड पे ओनली 50,000। देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए अगर हम इक्वल की बात करें तो ए बी सी और डी 1.5 1.5 1.5 1.5। बी और सी हो गए इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट में क्या होता है कि हो सकता है कोई कुछ भी ना दे पाए या हो सकता है कुछ अपना कम दे पाए। तो कह रहा है कि बी वाज अनेबल टू पे एनी अमाउंट। बी से तो कुछ मिलना नहीं है साहब, तो बी का तो 1.5 लाख का पूरा नुकसान है जो कि ए सी और डी को भुगतना है। लेकिन सी भी नहीं भुगतेगा क्योंकि सी भी केवल 50,000 ही तो दे पा रहा है। तो एक तरह से 1.5 लाख का तो ये नुकसान और 1 लाख का ये नुकसान, तो टोटल नुकसान कितना हो गया? 2.5 लाख। ए इज कंपेयर टू पे द होल अमाउंट टू एफ। और एफ ने क्या कलाकारी दिखलाई कि कहा भैया तुम पूरा अमाउंट मुझे दो, यानी कि ए को 6 लाख रुपए पूरे एफ को देने पड़ गए। डिसाइड द एक्सटेंट टू विच ए कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी। तो अब आप बताइए डी से कितना रिकवर कर सकता है? तो वैसे तो 1.5 कर सकता था लेकिन नुकसान भी तो है। तो 2.5 लाख का नुकसान जब बटेगा, 2.5 लाख का ही बैठा है ना नुकसान, तो 1,25,000 ये भी तो बैठेगा। तो 2,75,000 वो डी से रिकवर कर सकता है। आंसर देखिएगा, मैं सीधे लास्ट का आंसर दिखला दे रहा हूं। ये तो पूरा थ्योरी लिखी हुई है, लास्ट में क्या आ गया? मैं दोनों को क्या भुगतना पड़ेगा? ये 3,25,000 कैसा आ रहा है? अच्छा, सी का भी लिखा हुआ है। डी से तो वो 2,75,000 रिकवर कर सकता है। सी से 50,000 हो गया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो डी से वो क्या कर सकता है? 2,75,000 रिकवर कर सकता है। इस छोटे टॉपिक में पूरा
1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई। इसीलिए कल मैंने छोड़ दिया था ये, कि कई बार दिखने में ऐसा लगता है कि यहाँ 4 लाइनें तो हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत था, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इससे, और उसी तरह से फिर मुझे एक्सप्लेनेशन भी करनी थी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।